Hello everybody. In today's video we will talk about 3-month strategy for ABM, that is Advanced Bank Management. It is one of the component of your CAIB exam. As we all know that approximately 90 days are left for this exam. So हमें यहाँ पे अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको अब स्ट्रीमलाइन करने का टाइम आ गया है. सबसे पहले आपके पास डेली टारगेट्स होने चाहिए, उसको आप कवर करेंगे 1 to 2 आवर्स में. सेकेंडली जो वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड्स पे आपको अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 4 to 5 आवर्स जो हैं वो डेडिकेटेडली स्टडीज़ को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है जिसको यूज़ करके हम ये एग्ज़ाम क्रैक करने के चांस को इंक्रीज कर पाएँ. इस वीडियो का एजेंडा क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे जो फोकस एरियाज़ हैं या फिर जो की एरियाज़ हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, जो आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, उनमें जितने भी यूनिट्स हैं, उन सब यूनिट के जितने भी सब टॉपिक्स हैं, उनमें से कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उन सब टॉपिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं. क्या वो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, क्या वो वन लाइनर पूछे गए हैं, क्या वो किसी केस स्टडी के फॉर्म में पूछे गए हैं. ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो पता होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले. तो अगर आपको लगता है कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो मॉड्यूल बी है या फिर मॉड्यूल डी है या सी या ए, कोई भी हो सकता है, तो आप उस पर ही स्टिक कीजिए. उसको अपनी जो आपने प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी है उस पर ही कैपिटलाइज कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. फाइन. इन केस आपको ऐसा लगता है कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया अपनी प्रिपरेशन या फिर मुझे एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मॉड्यूल ए और बी पे फ़िलहाल के लिए फोकस कीजिए. मॉड्यूल ए और बी में से भी अगर आप पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मॉड्यूल बी पे. क्यों? बिकॉज पास्ट ईयर में हमने देखा है कि 30 to 40% ऑफ योर पेपर रिवॉल्व्स अराउंड मॉड्यूल बी ओनली. ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. मॉड्यूल ए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं. कुछ एग्जांपल्स जो यूनिट में ही दिए हुए हैं आपके, उन यूनिट में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनके कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज को चेंज करके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. तो एक बार आपने इक्वेशन समझ ली इन चैप्टर्स में क्या है, उनको अप्लाई कैसे करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, तो ईजी हो जाएगा. इसलिए ये हाई स्कोरिंग बन सकता है आपके लिए. बट इन द मीन टाइम हमें मॉड्यूल सी और डी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. मॉड्यूल सी के अंदर आपका क्रेडिट मैनेजमेंट है, जो कि रियल लाइफ बैंकिंग इसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट मैनेजमेंट के बिना तो बैंकिंग हो ही नहीं सकती एक तरह से. और कंप्लायंस है मॉड्यूल डी. कंप्लायंस के अंदर भी अगर आप देखें तो जितने भी यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं कंप्लायंस मॉड्यूल में, ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी बैंकिंग नॉलेज में भी हेल्प करेंगे. और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं. जैसे कुछ टेबल्स हैं मॉड्यूल डी में, यूनिट में ही दिए हुए हैं आपके. उन यूनिट्स में जितने भी टेबल्स हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, उनको मेमोराइज करना है, बार बार रिवाइज करना है. तो इजीली मैनेजेबल है मॉड्यूल डी भी. और सी के अंदर भी मोर और लेस यही है कि आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कहीं कहीं आपको केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं, लेकिन मोर और लेस क्वेश्चंस आस्क्ड आर डायरेक्ट इन नेचर. Okay, as we all know, ABM has mix of theory and numerical, and mostly you will find case studies in the exam. So जितने भी केस स्टडीज आपको आपकी मैकमिलन बुक में दी हुई हैं वो तो आपको करके ही जानी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अराउंड ही क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं. हमने पास्ट ईयर पेपर्स में ये एनालाइज किया है. स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल ए के साथ. मॉड्यूल ए आपका स्टैटिस्टिक्स है. इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, उसमें बेसिक डेफिनेशन है और टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई है. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है लास्ट साइकिल में ही, लास्ट एग्जाम साइकिल में. तो चांसेस आर हाई कि यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कुछ बेसिक पूछ सकते हैं डेफिनेशन से रिलेटेड स्टैट्स की, कि आप उसमें क्लास इंटरवल को कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो क्लास इंटरवल के जो टाइप्स होते हैं आपके, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, वो आपको पता होने चाहिए. तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी. सैम्पलिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर का. स्टैंडर्ड एरर, this is the most important subtopic of this unit. So whenever you are preparing for unit 2, be prepared in your mind to cover standard error.
फाइन। अब यहाँ से ही इस सैम्पलिंग टेक्निक्स वाले चैप्टर से ही आपके जो फॉर्मूलाज हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली एक फाउंडेशनल चैप्टर है जहाँ से आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जर्नी स्टार्ट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ मॉड्यूल ए हैंड्स डाउन इट इज़ यूनिट 3, बिकॉज यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्ट इन द सेंस जो चैप्टर में इस यूनिट में जो क्वेश्चंस एज एग्जांपल दिए हुए हैं वही आपके रियल एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम मेन या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो वो है आपका AM, GM, HM। इस पे केस स्टडी आई थी, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जो है आपका, इस पे डायरेक्ट केस स्टडी पूछी जा चुकी है। और अगर आप मीन मीडियन मोड की बात करें, इसके अंदर आपके पास डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं। तो ये दो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के, इनको आपको नहीं स्किप करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इतना ज़्यादा उसमें कुछ आपको मोर और लेस न्यूमेरिक वैल्यूज ही चेंज होती हैं, क्योंकि स्कोप ऑफ चैप्टर लिमिटेड है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, प्लस थ्योरेटिकल भी कुछ वन लाइनर पूछा जा सकता है। एक बात इसमें जो स्क्यूनेस था यूनिट 3 में, और कर्टोसिस का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, बट चांसेस आर हाई कि अपकमिंग साइकिल्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सके, तो इन्हें स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका टाइम सीरीज। यहाँ से भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक बार आपने अगर इनके फॉर्मूला समझ लिए, कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देख लिया, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस मॉड्यूल। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं जो कि एग्जाम्पल्स में गिवन है, एग्जाम्पल्स इन द यूनिट। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। पीछे केस स्टडी भी पूछी गई थी जो कि आपकी बुक में ही गिवन थी। ठीक है, थोड़े न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज करे हुए हैं, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है। प्लस यहाँ पे एक टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आप स्किप नहीं कर सकते। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, नोटेड डाउन। आफ्टर दैट आपके पास एक वैल्यू एट रिस्क करके टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। और BFM का जो कंपोनेंट है CIAB का, उसमें भी ये टॉपिक आता है, तो इसको आप अच्छे से थॉरली रीड कर सकते हैं। एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो एस्टिमेशन में एस्टिमेट्स पे ही क्वेश्चन आता है, और जो लार्ज सैम्पल्स है उसके अंदर यूज़ होती है ये टेक्निक। तो इतना ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी। तो बेसिकली इसमें जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स है उन्हें आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा जब भी आप पढ़ें इसे। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स ये एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक बन जाता है इस यूनिट से। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब वो ग्राफिकल भी हो सकता है या फिर वो सिंप्लेक्स मेथड भी हो सकता है। ये दो मेथड्स हैं, यही आपको रीड करने, और यू आर गुड टू गो फॉर दिस यूनिट। लास्ट इज योर सिमुलेशन। यहाँ पे क्या है, मेथड पूछ सकते हैं वो कि मेथडोलॉजी क्या है इनकी सिमुलेशन की, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सिमुलेशन एक्सरसाइज है उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप मॉड्यूल ए को समराइज करें तो इसके अंदर आपका मॉड्यूल ए में यूनिट 3, यूनिट 6 एंड यूनिट 5 इज रियली इंपॉर्टेंट। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में मिक्स ऑफ न्यूमेरिकल एंड थ्योरी पूछा जा सकता है। ठीक है, लीव कुछ नहीं करना है हमें, बट स्टार्ट जो करना है वो फोकस एरियाज से करना है। पहले फोकस एरियाज करेंगे, उसके बाद हम जो MCQs हैं उनसे रिलेटेड, उन एरियाज से रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स को पकड़ेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल बी, इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं। पहला तो इलेक्टिव में भी आता है ये आपके, जिन्होंने इलेक्टिव ले रखा है, और सेकंड ABFM में भी इसका है कवरेज, अच्छा खासा कवरेज है इसका, तो यहाँ पे भी हेल्प करेगा ये आपको। तो अच्छे से इसको कर लेंगे, हमारे को काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है ये। और प्लस इसमें तो ABM में तो इसका, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन 35% के अराउंड आपका जो पेपर है इनकी केस स्टडीज़ के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा, इनकी थ्योरीज के अराउंड, केस स्टडीज़ के अराउंड। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें HRD HRM का जो रिलेशनशिप है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूनिट 11 जो है, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, मर्जर ऑफ बैंक्स कौन सी कमेटी ने किया था,
ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं लर्निंग के, ट्रेनिंग के, एजुकेशन के, डायरेक्ट एक टेबल गिवन है इस चैप्टर में, उसमें से पूछा जा चुका है, तो टेबल्स को स्किप नहीं करना है, ये मस्ट डू है। उसके बाद एक टॉपिक है यहाँ पे एटीट्यूड, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। और लाइफ स्टेजेस पे भी क्वेश्चन आ चुका है करियर पाथ प्लानिंग में। फिर उसके बाद आप सेल्फ डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जो जौहरी विंडो है, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो मॉड्यूल बी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इज़ योर यूनिट 11। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे लास्ट प्रीवियस साइकिल्स में। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको बेसिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है वो अच्छे से पढ़नी है, जितनी भी थ्योरीज हैं। रेबल हाइपोथेसिस से इससे क्वेश्चन आया था लास्ट साइकिल में। एम्प्लॉयज़ फीडबैक के अंदर मेजर जो एरिया है वो असेसमेंट सेंटर्स, इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू में आए क्वेश्चन डायरेक्ट। फाइन, तो इसको नहीं स्किप करना है, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यूनिट में से आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर अगेन आपको कॉम्पिटेंसी मैपिंग एक टॉपिक है, वो पता होना चाहिए, और उसके बेस्ड केस स्टडीज़ जो हैं वो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी केस स्टडीज़। अगेन जो स्टाइल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है वो आपको अच्छे से करना है। दिस इज़ अगेन very very important unit. So unit 11 and unit 15 are the most important here. Also conflict resolution के लिए जो थ्योरी है किलमैन थ्योरी, वो आपको एक बार देख लेनी है, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया है डायरेक्टली उससे। फाइन, HRM एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे अभी जो स्कोप ऑफ क्वेश्चंस है वो इतना एक्सप्लोर नहीं किया है CAIB एग्जाम्स में, बट HRM और नॉलेज मैनेजमेंट, दीज टू आर the important topics of for this unit. So unit 11 और 15 नहीं इग्नोर करना है मॉड्यूल बी में, रेस्ट आपको ओवरव्यू तो सबका लेना ही लेना है। मॉड्यूल सी पे आते हैं, यहाँ पे क्रेडिट मैनेजमेंट की बात होती है। क्रेडिट मैनेजमेंट अगर हम देखें तो स्टार्ट होता है यूनिट 17 से। इसमें ओवरव्यू दिया हुआ आपको, ओवरव्यू के अंदर MCLR के कुछ टारगेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के कुछ नॉर्म्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, फिर प्रोविजनिंग नॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट के। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर है, ये अब आपका JIB है चाहे CAIB है या कोई भी कंपोनेंट है इन दोनों में, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक यू कैन से ऑफ IIBF, किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर मॉड्यूल सी। रेशियो एनालिसिस वगैरह जितने भी इसके फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से करके जाने हैं आपने। और फंड फ्लो स्टेटमेंट हुआ, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुआ, टेक्निक्स यूज्ड इन एनालाइजिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सारा पूरा का पूरा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। नेक्स्ट आपका यूनिट 19, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है। इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आए हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पे। वर्किंग कैपिटल निकालना है, नेट वर्किंग कैपिटल निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूलाज हैं ये आपको याद होने चाहिए। टर्म लोन्स, नॉर्मली आपका अप्रेजल की बात होती है यहाँ पे कि अप्रेजल का प्रोसेस क्या रहता है, उसके अंदर कौन से फंडामेंटल्स हैं। आपका एक ट्रेड्स का जो ट्रेड रिसीवेबल्स का टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एक ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट डिलीवरी एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी RBI की गाइडलाइंस, ठीक है, इनको आप थरली रीड करेंगे। क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के अंदर आपका एक LRM करके मैकेनिज्म है, लोन रिव्यू मैकेनिज्म, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रिस्क मैनेजमेंट अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस मॉड्यूल। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको सारी की सारी जो भी गाइडलाइंस हैं RBI ने दी हैं, और इसमें जो टाइप ऑफ रेटिंग्स हैं इंडियन बैंकिंग, कौन सी रेटिंग फॉलो करते हैं, वो आपको थॉरली रीड करना है। रिस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल। यहाँ पे फिर से RBI की गाइडलाइंस जो हैं, जो NPAs हैं उनकी गाइडलाइंस है, विलफुल डिफॉल्टर्स की गाइडलाइन, स्ट्रेस्ड एसेट्स की गाइडलाइंस, बाकी एक DCCO फ्रेमवर्क है, उसका एक टेबल है, जो एक टेबल है DCCO का, DCCO करके, ठीक है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आप मतलब
कितने टाइप्स का होता है, फ्रेमवर्क के अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं, और आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 25 आईबीसी का है। इट्स काइंड ऑफ न्यू चैप्टर, आईबीसी 2016। सो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। टाइम नॉर्म्स पे क्वेश्चन आया था, उसका भी एक टेबल है टाइम नॉर्म्स का, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हो सकता है कि किसी और पैरामीटर को उठा के इस बार क्वेश्चन फ्रेम कर दे एग्जामिनर। और साथ में जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस हैं वो तो आपको रखना ही है। मॉड्यूल सी के अंदर अगर आप बेसिकली देखें तो जितनी भी आरबीआई की गाइडलाइंस है ना, वो आप स्किप नहीं कर सकते। और सेकंड, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सॉल्व करने ही हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का जो फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। ये तीन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, क्रक्स ऑफ मॉड्यूल सी। Module D, compliance in banks and corporate governance. Basically, all chapters are talking about compliance in one part and governance in the other part. तो more or less आपके पास यहाँ पे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है, सीसीओ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कंप्लायंस ऑडिट में जो ऑडिट्स होती हैं आपकी रिस्क बेस्ड जितनी भी ऑडिट्स हैं, अलग अलग बैंक्स में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो आपके बैंक में जो भी है इसका नाम, आप उस बेसिस पे अपनी नॉलेज भी इन्हांस कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एंड 25, ये पूछा है लास्ट साइकिल में ही। कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट है आपकी, हायर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबर्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, रोल्स क्या हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें एक कंप्लायंस स्ट्रक्चर है फील्ड लेवल पे, कि आपका ब्रांच लेवल पे क्या है, आरबीयू लेवल पे क्या है, जोनल ऑफिस में क्या है, ठीक है। तो इसका जो कंप्लायंस स्ट्रक्चर है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज एंड कंप्लायंस रिस्क। यहाँ पे जो जितने भी टेबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। तो टेबल यहाँ इंपॉर्टेंट है, और टेबल आपका यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 29, चैप्टर नंबर 28, उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 30 पे। यहाँ पे गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जीआरसी फ्रेमवर्क जिसे हम बोलते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 31 यूनिट जो है उसके अंदर आपके पास प्रूडेंशियल गाइडलाइंस जो हैं, इसको स्किप नहीं करना है। प्रूडेंशियल गाइडलाइंस को, इसमें से क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, चांसेस आर हाई दैट दिस टाइम अराउंड दे विल आस्क अगेन। लास्ट यूनिट है आपका फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक्स। यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, वेरियस टर्म्स आर देयर लाइक विशिंग, देन जूस ट्रैकिंग, जूस जैकिंग, वेरियस टर्म्स आर देयर। ओके, सो ये वाली जो टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, वन लाइनर्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ओके, सो that's it about the various modules and the importance of the subtopics. अब हम देखते हैं ये हमें पढ़ना कैसे। एक ही यहाँ पे सक्सेस मंत्रा है, दैट इज एडवांस बैंक मैनेजमेंट बुक बाय मैकमिलन पब्लिकेशन। ये इसको आपको थॉरली पढ़ना है। एम्फसाइज कहाँ पे करना है, जितने भी टेबल्स हैं गिवन, जितने भी ग्राफ्स गिवन है उसमें। टेबल्स कहाँ मिलेंगे आपको, मैक्सिमम मॉड्यूल सी एंड डी में। ग्राफ्स कहाँ मिलेंगे, मॉड्यूल ए में। इक्वेजन्स अगेन मॉड्यूल ए, और केस स्टडीज ये है आपका मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी तो केस स्टडी आप सारी की सारी करके जाइए, बहुत इजी लगेंगे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आपने सारी केस स्टडीज अटेम्प्ट करी तो। कीवर्ड्स हर यूनिट के लास्ट में कीवर्ड्स गिवन होते हैं, ये पढ़ना है आपको। इससे आइडिया लग जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है कि आपको आप उसको रिटेन कर पाए या नहीं। कीवर्ड उठाइए, उस एक बार पूरा चैप्टर खत्म कीजिए, यूनिट पूरा पढ़ लिया, उसके बाद कीवर्ड्स देखिए लास्ट में क्या क्या दिए हुए हैं। उन कीवर्ड से अपनी मेमोरी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कीजिए कि हाँ मुझे इस कीवर्ड से क्या याद आ रहा है, एंड नोट इट डाउन, उसको लिखिए। अगर लगता है कि हाँ मैं इसमें से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ रिकॉल, तो बहुत अच्छा, नहीं तो टॉपिक को दोबारा विजिट करो, ठीक है। ग्लॉसरी अगेन आप रीड कर सकते हैं, समरी फॉर्म ऑफ थिंग। चेक योर प्रोग्रेस, जितने भी एमसीक्यूज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं या केस स्टडीज हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। So basic mantra for success, read, revise again and again and be exam ready. तो final तो यही है, हमें exam crack करना is our motto. So this is the basic structure around which you can revolve your preparation. So thank you everybody for being patient listeners. If you want to enjoy the quality content which we provide on our YouTube channel, you can subscribe our YouTube channel, that is EduTap JIB CIB exam. Okay, this is the channel's name, and
If you want to contact us telephonically, this is the number, and you can also drop a mail to us at hello@edutab.co.in. Thank you everybody. All the best for your exam.